भैया पीछे बैठ जाइए, आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सीट है इधर ना, चलिए बैठ जाइए। तुम तो सीढ़ी पर बैठ के पढ़ रहे होगा, इधर आ जाओ, सीट जगह है तो कॉर्नर में इतना बैठने की क्या जरूरत है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो आज का जो आपका सेशन शुरू हो रहा है वो जीएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग चर्चा करेंगे, जियोग्राफी। किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में। और जियोग्राफी पढ़ने से पहले 2-3 बात हमेशा याद रखना, कब तक? जब तक ये लेक्चर, यानी कहने का मतलब ये सेशन या जियोग्राफी वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता। जितना दिन भी चले, बात समझ में आया? तो लगातार लेक्चर में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। इससे पहले शुरुआत करें तो कुछ छोटा सा हिस्सा हम लोग खर्च करते हैं एक समय का समझने में। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो नोट्स बनाना, क्या बनाना? नोट्स। वो लाइन वाला पेज नहीं यूज करना है, समझ में आया? कौन सा वाला पेज रहेगा? ब्लैंक, हाँ, जो व्हाइट वाला होता पुराना लाइनिंग, हाँ वही वाला लाइनिंग पेज यूज मत करना। रीजन क्या है? देखो मैं बताऊं, सुनो तो। रीजन क्या है इसमें? लाइनिंग में जब आप डायग्राम बनाते हैं तो एक तो यहां डायग्राम बनेगा, ऊपर से सैकड़ों हजार लाइन आपके नोट्स में रहेगा, तो डायग्राम बहुत परफेक्ट आता नहीं है। बात समझ में आया? और ब्लैंक पेज रहता है तो उसमें डायग्राम बहुत अच्छे से आता है। और वास्तविकता है जियोग्राफी की समझ विकसित करने के लिए डायग्राम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां कॉन्सेप्ट या फैक्ट चीजें दिमाग से उतरती हैं तो भाग के हम जियोग्राफी में कहां जाते हैं? डायग्राम की तरफ जाते हैं। और वो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से अगर बना रहता है तो बहुत अच्छे से सारी चीजें आपकी क्लियर कराता चला जाता है। एक बात ये, और दूसरी बात जो ध्यान रखना, देखो जियोग्राफी जब तक चलेगी, एक तो नोट्स में ये ध्यान रखना है, और दूसरी बात ये रखना है कि जियोग्राफी जब तक चलेगी, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक का एक एक दिन, सब टॉपिक छोटे छोटे जो भी उसमें हिस्सा पढ़ाएंगे सबको कंसेप्चुअली समझना है, रटना नहीं है। जियोग्राफी की समझ विकसित करनी है। अगर किसी भी, मैं केवल जियोग्राफी की बात नहीं करना, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर एक बार समझ विकसित हो गई किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उस सब्जेक्ट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। बात समझ में आया? रटोगे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन वो रहेगा डेटा, ऐसा नहीं है नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा छूटा 2, 4, 5, 8 दिन, तो डेटा उतरना शुरू कर देता है। और देखना, जब हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा जितना फैक्ट आप रटते हैं, दरअसल फैक्ट की उत्पत्ति कॉन्सेप्ट से होती है। बात समझ में आया? उसकी उत्पत्ति किससे होती है? कॉन्सेप्ट से। और कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा है तो फैक्ट वहां से निकालते चले जाओगे, जितना फैक्ट आता है वहीं से निकालते चले जाएंगे। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि जियोग्राफी की जो समझ विकसित करनी है, या जियोग्राफी जो पढ़ना है, वो एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। बात समझ में आ गया? समझते हुए। कहीं कोई दिक्कत, अगर मान लो कोई पॉइंट ना समझ में आया तो बेशक वहां से हाथ उठाना, सर ये वाला पॉइंट दोबारा एक बार और क्लियर करिए। बात समझ में आया? क्लासरूम में, यहां कहीं भी क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में आप सीखने आते हैं। विद्वान होते थे, आते क्या? नहीं आते। सारे सब्जेक्ट पर अगर ग्रिप होता, तगड़ा ग्रिप होता तो आप आते नहीं आते। इसलिए यहां से कोई कमी छोड़ के नहीं जाना है। सारी दुविधा, जो संशय, जो भी कंफ्यूजन होगा, वो सारी चीजों का निराकरण करना। और ये मत सोचना कि क्लास में, इतना बड़ा क्लास में अगर हम हाथ उठाएंगे, बहुत बेसिक का फैक्ट है, ये तो सबको पता होगा, केवल हम ही नहीं समझ पाए, तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती हो जाती स्टूडेंट लाइफ में कुछ होता नहीं है। बात समझ में आएगा? बेइज्जती सिर्फ तब होती है जब समाज और सोसाइटी और परिवार के उम्मीदों के खिलाफ जाकर के आप कोई कार्य करते हैं, वहां बेइज्जती है। यहां बेइज्जती है क्या? नहीं है। तो एकदम निश्चिंत रहना। बात समझ में आई? चलो और बताओ, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है? सब मजे में? पाप आप धुल लिए? नहीं धुले? किए ही नहीं? किए नहीं किए? चलो करना भी नहीं है। देखो हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं उस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ध्यान से अब समझना, एक एक लिंक कर रहे हैं। देखो हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं इस ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की जो आयु है, उम्र है, अनुमान लगाओ कितना हो सकता है? ये पृथ्वी कितनी पुरानी हो सकती है? कुछ जो दिमाग में चल रहा हो, कुछ भी हो। हाँ, इस पृथ्वी की जो उम्र है, आयु है, वो 4.5 अरब वर्ष है। 4.5 अरब वर्ष है। फिर एक सवाल पैदा होता कि ये जो ग्रह है, पृथ्वी है, इसकी उम्र जो 4.5 अरब वर्ष है,
तो क्या जैसा पृथ्वी आज दिखाई दे रहा है, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु नदियां पर्वत पठार झील झरने मरुस्थल, ये सब कुछ जो इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है या इसके ऊपर का वायुमंडल सब कुछ, क्या 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी का सृजन हुआ तो ऐसे ही था कि ये सारी चीजें एक क्रम में धीरे धीरे बाद में विकसित हुई हैं? बाद में, यानी कहने का मतलब है जो भी भौतिक जगत में आज पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है ये आदि अनादिकाल से नहीं था। वास्तविकता यह कि कालखंड में एक समय में धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। बात समझ में है? तो जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं मौजूदा समय में, इसमें बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हो सकते हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना न हो, 1000 2000 10,000 5,000 या 15,000 20,000 साल पहले उद्भव उनका हुआ हो। कुछ जीव ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हजारों साल करोड़ों साल पहले थे, आज नहीं है, विलुप्त हो गए। जैसे डायनासोर वगैरह हुआ करता था, डोडो पक्षी एक हुआ करता था, तस्मानियन टाइगर, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इस धरती पर थे लेकिन आज नहीं है। और आज जो है ये प्रबल संभावना है कि आने वाले 1000 सालों में, 1000 या 2000 10,000 20,000 सालों में इसमें से भी कुछ जीव विलुप्त हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, ऐसी प्रबल संभावना रहती है। यानी पृथ्वी पर जीव जंतुओं का जो स्वरूप है वो लगातार किसी का भी अस्तित्व बना नहीं रहता। वो कुछ जीव आते हैं, कुछ जीव चले जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। ये सब कुछ परिवर्तन आता है किस पे? क्लाइमेट चेंजिंग से। किससे आता है? क्लाइमेट। देखो जलवायु, जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं होता, या जिसके अस्तित्व को किसी जानवरों से खतरा नहीं होता, या कोई दूसरा जीव उसके अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता, उनको खत्म कर देता है कौन? क्लाइमेट, जलवायु। जलवायु जब चेंज होता है तो बहुत सारे जीव इस परिवर्तित होती जलवायु में उनकी जो फंक्शन ऑफ बॉडी है वो उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तमाम तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और धीरे धीरे वो मर जाएंगे। क्लाइमेट चेंजिंग से ही इस पृथ्वी पर मर गए थे कौन? डायनासोर। कौन मरा था? डायनासोर। नहीं तो डायनासोर इतना विशालकाय जीव हुआ करता था कि कोई जीव उसका शिकार नहीं कर पाता, इतने विशालकाय। डायनासोर दोनों प्रकार के थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। तो ये तो पता चलिए कि जलवायु बहुत बड़ा उत्तरदायी कारक निभाता है इन सारी चीजों के बारे में। अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल करें कि जो हम मानव, कौन से? होमोसेपियंस। कौन? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का इस पृथ्वी पर इतिहास क्या पृथ्वी के साथ शुरू होता है कि उसके बहुत बाद शुरू होता है? हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, तो जो आज हमारे सोचने समझने की क्षमता है या जो नॉलेज है हमारे पास या जितनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, क्या 2000 3000 5000 साल पहले ही ऐसी क्षमता थी? क्या नहीं थी। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, और यह भी विज्ञान अभी बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से 250-300 साल में तो अच्छी खासी आपने तरक्की की है। तो जो युग में आप जी रहे हैं, तो वास्तविकता है आज से 1000 साल पहले आप ही की पीढ़ी इतनी उन्नत नहीं थी, और जो 1000 साल पहले उन्नत थी उससे पहले 2000-3000 साल पहले वाली उन्नत उतनी नहीं थी। तो एक विकास का क्रम है जो धीरे धीरे चल रहा है। इस पृथ्वी पर जब मनुष्य शिकारी जीवन जीता था, शिकारी जीवन के बाद उसके जीवन में क्या आया? कृषि आया, एग्रीकल्चर आया। एग्रीकल्चर जब आया तो धीरे धीरे वो बस्तियां बसा करके रहना शुरू किया, कॉलोनी बसाया, बस्ती बसाए, कबीले कुनबे ये बसाना शुरू किया, और उसके साथ क्या किया? खेती करना शुरू किया। खेती के साथ कबीले इसलिए बस पाए क्योंकि खेती में जमीन को आप लेकर के ढो नहीं सकते, इसलिए जहां खेती करेंगे वहां आवास बनाना अनिवार्य हो जाता है। उससे पहले जब तक कृषक जीवन नहीं था, मानव शिकारी जीवन जी रहा था, तो भटकता रहता था इधर उधर। लेकिन जब कृषि जीवन में आया तो आया अस्थायित्व। जब अस्थायित्व आया मनुष्य के जीवन में, तो कृषि से पहले भोजन के लिए प्रतिदिन आपको भटकना पड़ता था, लेकिन कृषि में एक बार जब प्रोडक्शन आपने किया, उत्पादन किया अनाजों का, तो पता चला 2 महीने 4 महीने 6 महीने खाने की चिंता से मुक्ति मिली, यानी अनाज आपके पास संग्रहित हो गया। और जब अनाज का संग्रहण हो गया तो इस चीज से कि लगातार हमको भोजन तलाशना है, उस चीज से आप मुक्त हुए और धीरे धीरे इस प्रकृति पर्यावरण के बारे में सोचने, समझना या अध्ययन करने का प्रयास शुरू किए। तो जितना भी मनुष्य के पास जो जानकारी मिलती गई, धीरे धीरे वो अपनी पीढ़ियों को बताता रहा, ट्रांसफर करता रहा। जैसे कल्पना करिए आज आपके पास कृषि करने की एक पद्धति, एक तकनीक है कि खेतों की जुताई करना है, बीज बोना है, सिंचाई करना है, कब उसमें यूरिया डालना है, कब काटना है, कैसे फसल निकाल लेनी है, ये डायरेक्ट आप सीखे हैं क्या? नहीं, आपकी पीढ़ियां ये करती आ रही हैं। और सबसे पहले कोई ना कोई आदमी शुरुआत किया होगा कृषि, तो वो उसका अनुभव है, उसकी खोज है, बाकी पीढ़ियां उसको सहेजते हुए आगे बढ़ रही हैं, उसमें नई नई तकनीकी का भी इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। तो इस पृथ्वी पर जब बात करते हैं मनुष्य के जीवन में कृषि आया, और कृषि करना जब आप शुरू किए तो पता यह चला कि आपके पास जो अतिरिक्त समय बचा तो प्रकृति को अध्ययन करने का प्रयास करना शुरू किए।
पर्वत, पठार, झील, झरने, नदियां, ये सारी चीजों के बारे में। और जियोग्राफी में यही सारा हिस्सा हमको पढ़ना भी है। तो पहले इन सब के बारे में कोई जियोग्राफर आदमी नहीं था कि हम भूगोलवेत्ता हैं, चलो तुमको बता रहे हैं सारी चीजें। लोग पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, इसके अलावा कृषि के बारे में, वायुमंडल के, वर्षा के, जलवायु के, मौसम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वान, अलग अलग विषय के विद्वान, जो सबसे ज्यादा उसमें फिलोसफर हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे, वो सब इनके बारे में अपना अपना मत व्यक्त करते थे। लेकिन जो मत व्यक्त करते थे, जो जानकारी या जो रिसर्च वो सामने रखते थे, वो बिखरा हुआ था, इधर उधर सारी चीजें बिखरी हुई थी। धीरे धीरे वो ज्ञान भी चलता रहा, दुनिया आगे बढ़ती रही, और लगभग आज से 250 ईसा पूर्व, मतलब कि अगर हम जाएं आज से कितना बिफोर क्राइस्ट 250, यानी आप कल्पना करिए आज कितना सन था 2025। 2025 में भी आप कितना उधर पीछे जाइए, 250 साल। 250 ईसा पूर्व का मतलब है कि 2025 में भी 250 साल और जोड़िए, यानी कि लगभग ईसा पूर्व 250 जब आप जाते हैं तो एक विद्वान यहां थे, इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज एक ऐसा विद्वान था जिसने इससे पहले जियोग्राफी के बारे में, जो सब्जेक्ट आपको जियोग्राफी है, उससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। बस पर्वत, पठार, झील, झरने, कृषि, जलवायु, मौसम के बारे में जो भी जानकारियां उस समय के लोगों द्वारा विकसित की गई थी या गैदरिंग की गई थी, उन सबको समेटा एक जगह और समेट करके सिस्टमेटिक ढंग से उसको थोड़ा सा रखने का प्रयास किया। और जब पहली बार उसको समेटा, एक जगह रखा, एक जगह उस जानकारी को कलेक्ट किया, तो उसकी फाइलिंग की, और उसी फाइल या बुक को जिससे इरेटोस्थनीज ने तैयार किया, उसका नाम रखा था इसने पहली बार जियोग्राफिया। क्या नाम रखा था? जियोग्राफिया। तो ये जो जियोग्राफिया भी देखना, ये जो जियोग्राफिया वर्ड है, इसी से निकला हुआ आज का शब्द कौन सा है? जियोग्राफी है। तो जो भूगोल हमारे जीवन में आया है, वो रातों रात किसी एक आदमी ने नहीं लिया है, और ना ही वो किसी एक आदमी का अनुभव है, वो हजारों लाखों लोगों का अनुभव है। लगातार पीछे की जानकारी थी, मौजूद थी, और नई नई जानकारियां लगातार अलग अलग लोगों की इसमें शामिल होती चली आ रही हैं। तो जिस विषय के बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं, न उसका एक दिन का इतिहास है और न ही एक आदमी का वो इतिहास है, वो हजारों साल का अनुभव, हजारों साल का रिसर्च, हजारों साल का डेटा है और हजारों लोगों का डेटा है। बात समझ में आ गया? तो भूगोल जिसे हम पढ़ने वाले हैं, पहली बार ये सारी जानकारी गैदर कौन कर रहा है? इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज जब अध्ययन किया किसका? हाँ, तो इसने क्या किया? जो आज का जियोग्राफी वर्ड है, कौन सा है? जियोग्राफी। पहली बार इसने क्या किया? जब बुक का नाम रखना शुरू किया तो इसने ग्रीक भाषा के 2 शब्द उठाए। एक शब्द था जियो और दूसरा शब्द था ग्रेफोस। अभी कुछ लिखना मत, पहले समझो। 2 शब्द इसने उठाया। कहां का था? ग्रीक विद्वान था, अपने ही देश के 2 शब्द उठा लिए। एक शब्द उठाया जियो और दूसरा शब्द क्या था? ग्रेफोस। जियो जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रेफोस भी कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। तो जियो और ग्रेफोस जो 2 शब्द इसने उठाया, तो जियो जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, अगर पूछा जाए हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। और जो ग्रेफोस है, इसका अगर हिंदी में पूछा जाए तो अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या करना। तो अब कल्पना करिए, अगर इरेटोस्थनीज पहले की जानकारी को एक जगह कलेक्ट करके, और जिस बुक जिसे हम आज क्या करें, जियोग्राफी करें, जियोग्राफी की रचना कर रहा है, तो उसने जियोग्राफी शब्द की रचना के लिए 2 शब्द उठाया। अपने ही देश का एक शब्द लिया जियो और दूसरा शब्द ग्रेफोस। जियो का अर्थ क्या था? पृथ्वी। और ग्रेफोस का अर्थ, दोनों को मिलाया तो शब्द क्या बना? जियोग्राफी। और जियोग्राफी का मूल अर्थ तब क्या निकलना चाहिए? पृथ्वी का वर्णन। जियोग्राफी वर्ड बना ही है, एक जियो दूसरा ग्रेफोस। जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्रेफोस का अर्थ वर्णन करना। जियो ग्रेफोस, पृथ्वी वर्णन करना। तो जियोग्राफी का मूल अर्थ क्या निकला? पृथ्वी का वर्णन करना। यानी एक बात याद रखना, जियोग्राफी में हम कुछ करने वाले नहीं है, पृथ्वी का ही व्याख्या प्रस्तुत करने वाले। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ भूगोल क्या है, भाई भूगोल जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, तो कोई पूछे बताओ भूगोल क्या है, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन करने वाला एक विषय है। तो जब हम कहेंगे किसके बारे में? पृथ्वी का अध्ययन, तो सवाल यही पैदा होता है कि पृथ्वी आई कहां से, पृथ्वी का अस्तित्व कहां से आया, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और जैसे ही आप पृथ्वी के बारे में वर्णन करना शुरू किए तो पता चला कि भैया पृथ्वी ये खुद अकेली नहीं है, ये खुद एक हिस्सा है किसका? सौर मंडल का। किसका हिस्सा है? सौर मंडल का।
पृथ्वी के बारे में आप पता करना चले, पता चले पृथ्वी किसका हिस्सा निकला। आपने पृथ्वी को कहा तुम पहले यहीं रुको, पहले हम उसे पढ़ें जिसका तुम हिस्सा हो। और जैसे ही आप सौरमंडल के बारे में अध्ययन करना शुरू किए तो सौरमंडल पता चला एक हिस्सा निकला किसका, आकाश गंगा का। आकाश गंगा का एक हिस्सा निकला। अब फिर सवाल यह था कि भैया हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना शुरू किए थे, पता चला सौरमंडल का हिस्सा। सौरमंडल के बारे में जब जानकारी हासिल करना शुरू हुई, पता चला सौरमंडल खुद किसका हिस्सा है, आकाशगंगा का। फिर इन दोनों को यहां रोका, आकाशगंगा पर पहुंचे। आकाशगंगा के बारे में जब आप जानकारी हासिल किए तो पता चला ये किसका हिस्सा निकला, ब्रह्मांड का। किसका हिस्सा निकला, ब्रह्मांड। और जब ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किए तो पता चला ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं। यानी जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो कौन है, ब्रह्मांड, हमारा कॉस्मोस या यूनिवर्स है। तो अगर कोई पूछे कि यूनिवर्स क्या है, एक लाइन में हम समझ विकसित कर सकते हैं कि एक छोटे से कण से लेकर के, एक सूक्ष्म कण से लेकर के अरबों खरबों विशालकाय आकाशगंगाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ब्रह्मांड से बाहर कुछ भी नहीं है। हम खुद, हम और आप, ये सारा ये जगत जो दिखाई दे रहा है खुद किसका हिस्सा है, इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन इस यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सियां, उन 100 अरब गैलेक्सियों में से एक आपका मंदाकिनी है, उस मंदाकिनी में 100 अरब तारों में से एक तारा आपका सूरज है, और सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी। उस पृथ्वी पर 200 देशों में से एक देश भारत, और उसमें 1.5 अरब जनसंख्या में से एक जन हम और आप है। तो अंतिम रूप से हम देखा जाए तो हम लोग खुद किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का ही तो हिस्सा है, यूनिवर्स का ही तो हिस्सा है। यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो कहानी शुरू होगी वो यहीं से होगी। कहां से, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड कहां से आया, कैसे बना, कैसे विकसित हुआ, आपको वो चीज भी बताएंगे कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब क्या था, यूनिवर्स आया कहां से। फिर इसमें ये याद रखना, कॉस्मोलॉजी जब चलेगी तो दिमाग आपका घूमेगा। घूमने का मतलब इतने सारे सवाल पैदा होंगे, ऐसा नहीं कि समझ, बहुत तगड़ा समझ में आएगा। और जब चीजें समझ में आती हैं तभी मस्तिष्क में सवाल उठता है। बात समझ में आया, इतने सारे सवाल उठेंगे और वो लगभग आप रहोगे 4-5 दिन, याद रखना, बेचैन रहोगे। 100% गारंटी है, क्योंकि आप ढूंढेंगे अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कि एक्चुअल में हमारी रियलिटी क्या है। और बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। दरअसल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक सिद्धांत आपको पढ़ाया जाता है, बिग बैंग सिद्धांत, जो मौजूदा समय का सबसे मान्य सिद्धांत है। बिग बैंग को पढ़ाया जाता है। बिग बैंग अच्छा सिद्धांत है, वो तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि हाल फिलहाल में क्वांटम फिजिक्स या जिसे एडवांस फिजिक्स भी आप कहते हैं, वो भी इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बहुत तगड़ा। लेकिन इसके अलावा 5 सिद्धांत ऐसे भी हैं, जैसे क्रिएशनिज्म थियरी है, सिमुलेशन थियरी है, एक्जोटिक थियरी है। ऐसे कुछ सिद्धांत हैं कि इस ब्रह्मांड में पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं कि सेम हमारे जैसे ही और सारे लोग भी हैं यहां। सेम मतलब आप ही के रंग रूप कद काठी, जो माता पिता आपके, जो घटनाएं आपके जीवन में हो रहा, क्या ऐसे भी कहीं घटनाएं हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो क्या हम उनसे कभी रिलेट कर पाते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे। एक सिद्धांत पढ़ाएंगे तो वहां डूबोगे, इतना डूबोगे तो अपना स्किन ऐसे महसूस करोगे, हम रियल है कि फेक है, ऐसे महसूस करो टच कर, हम रियल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें, और याद रखना, जितनी समझ अच्छी विकसित होगी, समझना सब्जेक्ट आपके लिए उतना खेल होता चला जाएगा। बात समझ में आया? तो हमारी कहानी कहां शुरू होगी, ब्रह्मांड से। लेकिन ब्रह्मांड तो हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि भाई ये जो जियोग्राफी शब्द है, इसको रचा गढ़ा कौन? इरेटोस्थनीज ने। किसने रचा गढ़ा? इरेटोस्थनीज। और इरेटोस्थनीज एक पहला ऐसा विद्वान था जिसने जियोग्राफी शब्द की रचना की। इसलिए इरेटोस्थनीज को, जो आज के भूगोलवेत्ता हैं, इसको कहते हैं भूगोल का पिता या भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का पिता कहा जाता है। सवाल यह है कि इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता सिर्फ इसलिए मान लिया जाए कि इसने जियोग्राफी शब्द की रचना की और पहले से जो मौजूद जानकारी थी उसको सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध ढंग से रखा, क्या इसीलिए इसको फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल का पिता मान लिया जाए कि कुछ और भी इसका योगदान है? तो ये योगदान तो आपको दिख रहा है कि जियोग्राफी शब्द की रचना और पहले से मौजूद जानकारी को भी क्या किया, कलेक्ट किया, समेटा, पढ़ने लायक बनाया, एक जगह गैदरिंग की उसकी। बात समझ में आया? लेकिन इतना ही योगदान नहीं है इसका। ये वो आदमी है जिसने इस पृथ्वी पर पहली बार अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को खींचा। ये वो आदमी है जिसने पहली बार पृथ्वी का परिधि, सरकमफरेंस, इसका पूरा काउंट किया था, निकाला था। तो ऐसे बहुत सारे इसके योगदान हैं, तब जाकर के इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन इस इरेटोस्थनीज से पहले जब जाएंगे, ये तो 250 ईसा पूर्व था, इससे पहले जाएंगे तो एक और सज्जन हुआ करते थे जिनका नाम है हिकेटियस। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं। किसे मानते हैं?
हिकेटियस को। अब सवाल है कि हिकेटियस को भूगोल का पिता क्यों मानते हैं? इसका जो जन्म हुआ था वो 550 ईसा पूर्व हुआ था। यानी कल्पना करिए कि जब आपके यहां भारत में महावीर और गौतम बुद्ध का दौर हुआ करता था, उस समय ये आदमी यूनान में पैदा हुआ। कौन? हिकेटियस। हिकेटियस की जब हम बात करते हैं तो हिकेटियस पहला ऐसा विद्वान जो एरिस्टोथेनिस से भी 300 साल पहले पैदा हो रहा है, और ये आदमी पहली बार बताया इस दुनिया को कि भैया ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जितना भी स्थल भाग है, जमीन वाला भाग है, पृथ्वी का स्थल भाग, ये सब का सब जो है वो सागरों से या महासागरों से घिरा हुआ है। कहा कोई भी ऐसा जमीन नहीं है जो पानी से घिरा ना हो। अब कल्पना करेंगे इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हाँ, बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि कोलंबस अभी यात्रा जब करने निकलता है आज से 500-600 साल पहले, उसको पता ही नहीं है कि अटलांटिक महासागर का रास्ता कौन है, कहां से जाना है, वो भटकते हुए कहां पहुंचता है, अमेरिका की खोज। अब वहां जाके पहुंचा, देखा यहां भी जमीन था। उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि उधर भी दुनिया है। जब हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं, यहां एक छोटा सा हिस्सा बना करके आपको समझाते हैं। जब आप वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि भैया विश्व का मानचित्र ऐसे कुछ नॉर्थ अमेरिका, और इधर जब आप जाते हैं तो ये आपका मिलता है क्या, ऐसे साउथ अमेरिका। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देते हैं, साउथ अमेरिका। और इधर आपका एक कॉन्टिनेंट है, कौन सा? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप, इधर आपका अरब प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा आपका भारत वगैरह शुरू हो जाता है, इधर आपका यूरोप वगैरह शुरू हो जाता है। तो पहले ये वाला जो भाग देखेंगे, ये पूरा स्थल यूरोप और एशिया ये सब जुड़ा हुआ है। तो यहां तो सब कनेक्ट थे एक दूसरे से, इधर मिस्र से लेकर के ये सब अफ्रीका के कनेक्ट थे। इस दुनिया को ये लगता था कि इधर ये जो है ये पूरा पानी पानी है, इधर कोई दुनिया नहीं है। इन लोगों को लगता था कि जो भी स्थल भाग है वो सिर्फ इतना ही है, इधर कोई संसार, कोई दुनिया नहीं है। हुआ क्या कि इस वाले अरब वाले क्षेत्र में देखेंगे, यहां तुर्की एक देश है। कौन सा? तुर्की। तुर्की में एक साम्राज्य उत्पन्न होता है, ऑटोमन अंपायर। ऑटोमन अंपायर जब जनरेट हुआ तो पता चला कि भाई उनका ऑटोमन अंपायर बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया था। कहने का मतलब उसके पास पॉलिटिकल पावर बहुत तगड़ा था, और उसने अपना साम्राज्य विस्तार जब करना शुरू किया तो छोटे छोटे साम्राज्यों को जीतता चला गया। इसकी सेनाएं पहुंची कहां तक? स्पेन, फ्रांस के सीमा तक पहुंच गई थी। यूरोप का बहुत सारा भाग जीत लिए थे, और लगा कि आज के बाद से जो भी साम्राज्य इस पर होगा वो कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑटोमन अंपायर होगा, जिसके सामने सिकंदर भी फीका पड़ जाएगा। ऐसा पूरा साम्राज्य, और यूरोप वाले इस साम्राज्य से खौफ खाने लगे। ये वो दौर था जब यूरोप धीरे धीरे अभी उदय हो रहा था अपनी शक्तियों को, लेकिन ऑटोमन अंपायर के सामने ये टिकने वाला नहीं था। उसी समय यूरोप में खोज होता प्रिंटिंग प्रेस की। किसकी? प्रिंटिंग। पुर्तगाली खोज की प्रिंटिंग प्रेस की। और प्रिंटिंग प्रेस की जब खोज हुई तो इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी आपके जीवन को कैसे मोड़ देता है, कैसे चेंज कर देता है जीवन, उसका जीता जाता उदाहरण यहां आपको मिलेगा। जिस कौम ने, जिस लोगों ने, जिस नागरिक ने, या जिस देश ने, जिस समुदाय ने टेक्नोलॉजी का बहिष्कार किया, वो आज भीख मांग रहा है। या कहने का मतलब वो इतना कमजोर है कि वो कोई भी उसके साथ किसी भी तरीके से पेश आ सकता है। कहने का मतलब उसको सताया जा सकता है आसानी से, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और टेक्नोलॉजी आज के समय में डिफेंस हो या फिर अटैक हो, दोनों का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए साधन है। यहां देखना, जब ऑटोमन अंपायर विकसित होता है, ऑटोमन अंपायर विकसित हुआ तो पता चला कि भाई इन्होंने क्या किया, ऑटोमन अंपायर ने क्या किया कि आसपास का पूरा एरिया जीता। उस समय यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस की खोज होती है, और उस समय यहां जो था तो वो खलीफाओं का शासन था। तो खलीफा कैसे शासन करेगा? तो जैसे हिंदू मैथोलॉजी में पुरोहित होता है, वैसे वहां मुफ्ती या काजी होते हैं जो सलाह देते हैं कि क्या चीजें अप्लाई की जानी चाहिए, क्या शासन में नहीं होना चाहिए। सैफुल इस्लाम नाम के एक काजी थे, वहां उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कहा ये इस्लाम में हराम है। और जैसे उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस इस्लाम में हराम है, 250 सालों तक, क्योंकि वहीं से सारी चीजें, खलीफाओं का शासन था। खलीफा एक बार जब वहां से बोलता था बगदाद और तुर्की से, तो पूरे दुनिया भर के मुस्लिम उसी को फॉलो करते थे। उन्होंने कहा प्रिंटिंग प्रेस हराम है, इसका मतलब पूरे इस्लामिक कंट्रियों में 250 सालों तक प्रिंटिंग प्रेस बैन रहा। उसी समय यहां खोज होता है बारूद का और सैकड़ी चीजों का। कहां? यूरोप में। और वो टेक्नोलॉजी, बुलेट, बंदूकें, बारूद का इस्तेमाल कैसे किया जाए, जंग में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी, जब प्रिंटिंग प्रेस था तो एक बार उसकी पद्धति या किताबें उस पर आपने लिखा, प्रिंटिंग प्रेस से लाखों प्रतियां छापा और बांटना शुरू किया। अलग अलग देश में टेक्नोलॉजी फैलती रही, और उस समय मुस्लिमों वाली कंट्री 250 सालों तक बैन किए रहे। यहीं से यूरोप ब्लास्ट किया, मतलब बूम किया। और इसके बाद जब ये बूम किया तो युद्ध किससे हो गया? यूरोप और ऑटोमन अंपायर से हुआ। तो ऑटोमन अंपायर के पास घोड़ा तलवार थे, उनके पास बंदूकें थी।
युद्ध जीत पाओगे? कतई नहीं। यूरोप मारा, पूरे ऑटोमन अंपायर को तबाह कर दिया। तब से जो तुर्की खत्म हुआ आज तक उठ नहीं पाया। और तुर्की जब यहां उठा था, साम्राज्य इसका ऑटोमन अंपायर का उठा था, तो यूरोप वाले यहां से भारत से ट्रेड कर ही नहीं पा रहे थे स्थल भाग से। तो इसी, क्योंकि इस पर किसका कब्जा था? ऑटोमन अंपायर का। तो यहां से वही कोलंबस पुर्तगाल वगैरह से निकलता है कि भैया हम यहां से रास्ता लेकर के भारत के दक्षिण भाग तक जाएंगे, और इसी अटलांटिक महासागर में वो रास्ता भटक जाता है, और भटकने बाद से पहुंचता कहां? अमेरिका। तो जब पहली बार पहुंचा था तो भारत के बारे में उसने पता कर रखा था कि भारत के लोग दिखते कैसे हैं। तो साउथ इंडिया जो भारत का नस्ल है, ये निग्रोट नस्ल है। निग्रोट नस्ल मतलब देखो, मानो कि कुछ नस्लें होती है, समझना। निग्रोट नस्ल, जैसे हम लोगों से पूछा जाए कि बताओ हमारी नस्ल क्या है, अपने आप को देखा होगा, आईना देखते कि नहीं देखते? देखते हैं ना। तो कभी पहचाने कि नस्ल कौन सी है, बंदर वाली, चिंपैंजी वाली, कौन सी नस्ल है? पता चलता है? नहीं चलता। जैसा जानकारी नहीं है इसलिए नहीं पता, या फिर कभी सोचा ही नहीं होगा इस बारे में। निग्रोट नस्ल एक ऐसी नस्ल है जिसका औसतन कद होता है लगभग 2, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और निग्रोट दोनों को बता रहे हैं। निग्रोट नस्ल एक ऐसी नस्ल है जिसकी औसतन कद लगभग 5 फीट के आसपास, 5 फीट 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच के आसपास यही कद होता है इनका। बाल जो होते हैं वो करली होते हैं, एकदम करली घुमावदार बाल। और जो स्किन या जो आपकी चमड़ी का रंग होता है वो गहरा काला होता है। नसिका, नाक की जो बनावट होती है वो सामने का भाग ऐसे चौड़ा होता है, और जो सांस जहां से लेते हैं वो खुला हुआ होता है। आंखें छोटी होती हैं और अंदर की तरफ धंसी होती हैं, और होठों की जो बनावट होती है वो मोटे होते हैं और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। समझ में आया? जॉनी लीवर याद आ रहा है? शुद्ध निग्रोट नस्ल का आदमी है। या साउथ इंडिया में मैक्सिमम आदमी इसी नस्ल का आपका मिलेगा, और इस एकदम सेम नस्ल यही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी हाइट ज्यादा 6 फीट के आसपास रहेगी, सुडौल शरीर रहेगा, बॉडी बिल्डर जैसा, जैसे जो कहा जाता है ना, ऐसे सुडौल शरीर, उसको कह दिया जाता प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जैसे जितना वेस्ट इंडीज वगैरह के देख लेंगे, ये आपके अफ्रीका में देख लेंगे, तो ये सब केनिया, सोमालिया वाले लोग ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। मंगोल एक नस्ल है। मंगोल नस्ल में क्या देखते हैं? मंगोल नस्ल में जो हाथ का रंग, या कहने का मतलब जो चमड़ी का शरीर का रंग होता है वो पीला होता है। आंखें छोटी होती हैं और बाहर की तरफ निकली होती हैं, और बाल जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं और सीधे सीधे होते हैं। औसतन कद लगभग 5 फीट के आसपास होता है। और जितने भी ऐसे किम जोंग वाला, याद आ रहा है? किम जोंग मोमोज बेचने वाले, याद आया? मोमोज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, समझ में आ रहा है? नेपाल, ये सब आपके पूर्वोत्तर राज्यों में भारत का थोड़ा सा, ये सब कौन से नस्ल हैं? मंगोल नस्ल है। बात समझ में आया? तो मंगोल और आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, निग्रोट, इन तीनों नस्लों का मिक्स्ड नस्ल है काकेसाइड। और काकेसाइड कौन है? हम सब आप। तो हमारी और आपकी ये नस्ल जो है वो संकर नस्ल है। समझ में आया? किसी एक में आप नहीं है। और इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन क्या था? देखो, अरे इधर देखो, बोले तुम सोचने लगे क्या कहां कहां पहुंच गए? हद है यार। देखो अभी समझ, ज्योग्राफी के हम धीरे धीरे बेस तैयार करा रहे हैं, क्योंकि आगे सब लिंक करेगा। देखना, जब भारत की बात करते हैं तो भारत में एक नस्ल आता है हजारों साल पहले जिसको कहा जाता है नार्डिक नस्ल। क्या आता है? नार्डिक। नार्डिक नस्ल को समानता हिंदी भाषा में कह दिया था आर्य नस्ल कहा जाता है, या श्रेष्ठ नस्ल इसको कह दिया जाता है। आर्य नस्ल कौन है? आर्यों का या नार्डिक नस्ल की पहचान क्या है? तो नार्डिक नस्ल एक ऐसा मानव है जिसका जो सर होता है ऊपर वाला हल्का सा बड़ा होता है, मतलब ऐसा ना कि बहुत विशालकाय होता है, मतलब शरीर का जो सर का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। जो ठुड्डी होती है ये वाली, वो क्या होती है? नुकीली। चिन्ह जो होती है वो नुकीली होती है, और उसका जो कद काठी होता है लगभग 6 फीट के आसपास होता है। आंखें बड़ी होती हैं, और जो पुतलियों के आसपास का वो व्हाइट वाला जो क्षेत्र वो पूरा एकदम दुधिया, और उसमें से भी जो पुतली होती है वो नीली पुतली होती है, एकदम डार्क नीली टाइप, नीला रंग का जो होता है, ऐसे पुतलियां। और जो बाल होते हैं वो ब्राउन होते हैं, कुछ लोगों के करली भी हो सकते हैं, कुछ के सीधे भी होते हैं, ऐसे वो नस्ल होती है। और ये नस्ल आई जब भारत में, और चमड़ी का रंग एकदम फेयर, एकदम चमकता हुआ गोरा, जिसको फेयर रंग कह सकते हैं। तो वो नस्ल, ये नस्ल जब भारत में आई, इसी को आर्य नस्ल कहा जाता है। आर्य नस्ल जब भारत में आई तो भारत का जो मूल नस्ल है वो याद रखना निग्रोट है, याद रखिएगा। भारत का मूल आदमी ही कौन है? जो सांवला है, बाकी गोरे वो भी है नागरिकता के अनुसार, पर लेकिन मूल नस्ल यहां के नहीं है। मूल नस्ल यहां का सांवला रंग है। नार्डिक नस्ल जब यहां आई तो नार्डिकों को लगा कि ये कौन सा काला पीला आदमी यहां घूम रहा है,
वो आक्रमण किए, आए कहां, सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया के आसपास। जब वहां से आक्रमण किए तो उनका रंग रूप कद काठी अलग था, निग्रोट नस्ल का अलग था। वो यहां आक्रमण किए और इस सारे उत्तर भारत क्षेत्र पर ये कब्जा किए। इसके पीछे का रीजन क्या था कि यहां उपजाऊ भूमि था। और जो नार्डिक नस्ल था, आर्य लोगों के जीवन में कृषि का महत्व गौर था, सेकेंडरी मैटर था। सबसे बड़ा उनके जीवन में जो जीवन यापन का सबसे बड़ा स्रोत था वो क्या था, पशुचारण था, पशुपालक थी वो। और उन्नत किस्म के उपजाऊ क्षेत्र के रिसर्च में या खोज करते कि कृषि के लिए हमको एक क्षेत्र मिले, तो वो लोग जब भारत में आए तो भारत के लोग यहां उस समय मैक्सिमम क्या थे, ट्रेड करते थे। सिंधु घाटी वगैरह याद होगा, व्यापारी थे, युद्ध उनके जीवन में था ही नहीं। और ये लोग घोड़े इनके जीवन में थे, किनके, आर्यों के। और ये प्रबल रूप से लड़ाकू जाति थी। और जब इनमें युद्ध होता तो व्यापारी उनसे जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। पूरा उत्तर भारत समेट दिया और उत्तर भारत में आकर के उन्होंने क्या किया, पूरा गंगा बेसिन क्षेत्र, सिंधु से गंगा तक का पूरा बेसिन कब्जा कर लिया। उसी क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। क्या कहा गया, क्योंकि आर्यों का निवास स्थान था। और फिर इसके बाद से आर्य अनार्य जो युद्ध होता है अपनी अपनी जमीनों को लेकर के, ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे पुराणों वगैरह में, उसी को देवताओं और राक्षसों का युद्ध कह दिया। राक्षस को याद में, राक्षस ऐसे मत समझना कितना बड़ा बड़ा दांत था, नाखून था, वो सब घूमते थे, ऐसे कुछ नहीं। यहाँ की जो निग्रोट नस्ल थी उसी को आर्य क्या कहते थे, राक्षस कहते थे, दैस्यु कहते थे, या दास भी कह देते थे। कहते थे ये बहुत दोयम दर्जे की नस्ल है। और हमारी जो नस्ल है, हमारी मतलब किसकी, आर्यों की, वो नस्ल क्या है, श्रेष्ठ है। और इसके बाद से इन्होंने कहा कि अंतर जाति विवाह या ऐसी सारी चीजों पर बैन लगा दिया। कहा हमारी जो नस्ल है वो बची रहनी चाहिए, हम अपने नस्ल के साथ कोई भी खून इधर का उधर नहीं करना चाहते। तो टोटली बैन कर दिया गया कि इस समुदाय की लड़की अगर उसमें शादी कर ली तो युद्ध हो जाता था इस बात को लेकर के। अब वो आज भी होता है, नहीं होता क्या, एक शादी, एक कम्युनिटी, एक समुदाय की लड़की दूसरे में गई, तलवारें खींच जाती हैं, नहीं खींच जाती हैं, हो जाता है ऐसे। अब बात समझना, जब यहां ये बैन लगा हुआ था तो इस दौरान हुआ क्या, इसी बैन को पहली बार तोड़ा। देवताओं के जो गुरु हुआ करते थे वो कौन थे, बृहस्पति, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। राक्षस मतलब निग्रोट नस्ल, नार्डिक नस्ल बृहस्पति, दोनों का अपने अपने गुरु, अपने अपने समुदाय को। नार्डिक नस्ल जो थी वो इंद्र की पूजा समानता करती थी और विष्णु वगैरह का उपासक थे। और जो निग्रोट नस्ल थी वो पशुपति या शिव की उपासना किया करते। इसलिए लंबे समय तक इतिहास में आप पढ़ेंगे कि शैव और वैष्णव में द्वंद्व चला है लंबे समय तक। बहुत है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे, ये स्थिति थी। और बाद में इसी में जाकर के आर्यों का जो 5 कबीला था उसमें से एक कबीला यदु भी था। उस यदु के जो ययाति थे वो ययाति आर्य नस्ल के थे। और उन्होंने जाकर के देव गुरु बृहस्पति जो यहां थे उनके मना करने के बावजूद इन्होंने जाकर के शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह कर लिया। पहली बार, समझ में आया, वहीं से धीरे धीरे नच मिला। तो ये जो तुम भाग जाते हो, नहीं समझे, भागते क्यों हो, इसीलिए ना घर वाले कूट देंगे। भागते क्यों है, इसीलिए ना कि कूट देंगे, क्योंकि परिवार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। संविधान अधिकार देता है 21, मतलब जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और इतना बड़ा मौलिक अधिकार है कि उसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 के तहत करते हैं। इसलिए माता पिता भी वहां कुछ नहीं कर पाते, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे देता है। इसलिए वो सब कहते हैं कि जाओ ठीक है, झोपड़ी उपड़ी जाओ, कहीं रहो, हमारे सामने नजर मत आना। जैसे भानु प्रताप ने कहा, क्या कहा था कि ये लो अपने हिस्से की जमीन और जायदाद, निकल जाओ यहां से। आज के बाद जिसने तुम्हारी शकल भी देखी, ये भानु प्रताप उसकी सूरत नहीं देखेगा। देखा ना, मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह किया। अभी यहां बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ, देखना ये जो आपका बता रहे हैं यहां देखना। अभी जब हम बात करते हैं किसकी, टेक्नोलॉजी की, तो हिकेटियस पता है 550 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2600-2700 साल पहले कहता है कि जो भी स्थल है वो सागरों से घिरा हुआ है। और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो सब कहीं पागल है। पानी में दूर दूर तक पानी दिखाई दे रहा है, बताओ उधर जमीन कहां दिखेगा, कहा पानी कहीं तो खत्म होता होगा, और जहां खत्म होगा वहीं जमीन शुरू होगी। तो इसको लोग उस समय सुने नहीं, इग्नोर कर दिए। लेकिन आदमी मर जाता है, विचारें जिंदा रहती हैं, कई कथन जिंदा रहते हैं। धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे जब रूस स्पुतनिक छोड़ा, स्पुतनिक कौन सा, सैटेलाइट,
कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया जाए कि पृथ्वी कैसी है, कैसा स्वरूप दिखता है। जब तक सैटेलाइट आपके पास नहीं था तो पृथ्वी पर कोई सागर, महासागर, कोई देश, कोई महाद्वीप ये कैसा दिखता है, आप एक रफ वर्क बनाने का प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से विश्व का स्वरूप खींचा जाए। और इस डायग्राम को या वर्ल्ड मैप को आप खींचने का प्रयास कर रहे थे पृथ्वी पर कि कोई सागर, महासागर, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ये सब कैसे दिखते हैं। तो एक बार बताओ, इतना छोटा सा आपका गांव है जहां से आप पाते हैं, वहां कम से कम आप 20-21 साल जीवन के गुजार चुके, और एक कागज कलम दे दिया जाए कि अपने गांव का ही एक्यूरेट बाउंड्री लाइन मानचित्र बनाओ कि आपके गांव की सीमा कैसे दिखती है। असंभव है बना पाना। लगभग मिलता जुलता होगा लेकिन असंभव। तो पूरे पृथ्वी का मानचित्र डायग्राम बना देना सारे कॉन्टिनेंट और महासागर का बहुत कठिन कार्य था, लेकिन मिलता जुलता 10%, 20% मिलता जुलता कुछ कुछ चीज बनाया गया। ऐसे सारी चीजों को बनाया गया। जब पहली बार मानचित्र बना, एनएक्जिमेट जब बनाया मानचित्र, तो भारत को दर्शाना भूल गया। तो बहुत सारे लोग पूछे बताओ इसमें भारत कहां है, तो कहा आया भारत, इन्होंने कहा उसको खुद नहीं पता भारत कहां लगा है। तो उसकी गलती को सुधारा टालमी। तो शुरू में जो मानचित्र बना वो बहुत सही से नहीं बना, तो जरूरी था पृथ्वी के स्ट्रक्चर का पता करना। और धीरे धीरे अब दो ऑप्शन थे आपके पास कि एक्यूरेट पूरी पृथ्वी कैसे दिखती है, उसके लिए दो ऑप्शन था। पृथ्वी से आप दूर अंतरिक्ष में चले जाइए और इतना दूर चले जाओ कि पृथ्वी एकदम गेंद जैसी दिखाई दे, तो देखो कैसे दिखती है। और वो टेक्नोलॉजी संभव था नहीं उस दौर में। तो धीरे धीरे सैटेलाइट बनाए, उसमें कैमरे फिक्स किए और कैमरे सैटेलाइट में फिक्स करके ले गए सुदूर अंतरिक्ष में। और पता चला पहली बार इस कैमरे के जद में कौन आई, रोटेट करती हुई पृथ्वी। और पृथ्वी को जब ये कैप्चर किया तो यहां से डेटा भेजा रिसीविंग सेंटर पर, आपने वो डेटा डाउनलोड किया तो पता चला कि यहां नॉर्थ अमेरिका ऐसे दिखता है, साउथ अमेरिका ऐसे दिखता है। जो भी एटलस आप यूज करते हैं वो हाथ का बनाया नहीं है, कैसा है, सैटेलाइट इमेज है। कैसा वो सैटेलाइट इमेज। तब पहली बार ये दुनिया दिखती कैसी है वो पता चला आपको। और जब वो पता चला, आज से मुश्किल से 1970 और 80 के दशक के आसपास पता चल रहा है। और जब वो पहली बार पता चला से 50-60 साल पहले, तब आपने जब उसका अध्ययन किया विश्व मानचित्र का, तब आपको याद आया कौन, हिकेटियस। क्योंकि आज का मानचित्र उठा करके देखेंगे तो वास्तव में कोई ऐसा महाद्वीप है ही नहीं जो चारों तरफ स्थल से, सागर से घिरा ना हो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया बना देते हैं, वो भी पूरा घिरा हुआ है। सारी पृथ्वी में जितने महाद्वीप हैं सबके सब जलीय भाग से घिरे हुए हैं। तो कुछ विद्वान इसके खिलाफ खड़े हुए। किसके खिलाफ, इरेटोस्थनीज के, जिसको भूगोल का पितामह कहे भाई, वो बाद में आया है। और ये सिद्धांत कौन दिया, हिकेटियस, उससे भी 300 साल पहले आ गया। तो फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज को नहीं, किसे माना जाना चाहिए, हिकेटियस को। क्योंकि ये आदमी उतना साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी दिखती कैसी है, या इस पर जो भी स्थल भाग है एक्चुअल में उसकी स्थिति क्या है। और उसकी बात सैटेलाइट से सच साबित हुई। तो कुछ लोग इसको कहते हैं, किसको, हिकेटियस को। लेकिन याद रखिएगा आयोग मानता किसको है, इरेटोस्थनीज को। तो हम लोग किसको चूज करेंगे, जानकारी रखेंगे दोनों की, लेकिन जब विकल्प आएगा तो हमेशा याद रखना किसके साथ, इरेटोस्थनीज के साथ जाना है। अगर विकल्प में इरेटोस्थनीज नहीं है तब किसका चुनाव करेंगे, हिकेटियस का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे, हिकेटियस का चुनाव करेंगे। तो हिकेटियस कौन सा आदमी, जिसने बताया कि पृथ्वी का स्थल भाग सागरों से घिरा है, ये पहली बार बताया था। यहां तक बात समझ में आई। अब ये दुनिया धीरे धीरे भूगोल की तरफ क्या हो रही है, बढ़ रही है, चीजों की जानकारी धीरे धीरे हो रही है। अब यहां देखना, जब इसने, किसने, इरेटोस्थनीज में जियोग्राफी शब्द की रचना की, तो जो भूगोल में उस समय डेटा मिला, जिसको सिस्टमेटिक ढंग से इसने रखा, ये डेटा और आज के डेटा में जमीन आसमान का अंतर है। अंतर क्यों है कि इरेटोस्थनीज कितना साल पहले, आज से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले का आदमी, और उस समय जो जानकारी थी उसमें यथार्थ से ज्यादा फिलॉसफी का समावेश था। यथार्थ मतलब जो डेटा रिसर्च करके फैक्ट निकाला गया हो या सही आंकड़ा रखा गया हो, वो यथार्थ, उस पर रिसर्च किया जाता है। और फिलॉसफी क्या है, एक दर्शन है, एक कल्पना है। जैसे जब तक चंद्रमा पर आदमी नहीं गया था, कहां, चंद्रमा पर, तब तक आप कल्पनाएं चंद्रमा के बारे में करते थे। और यही करते थे कि वो ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, उसे पर अपनी रोशनी है कि नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक कल्पना किए कि उस पर बुढ़िया है बैठ के चरखा चला रही है, नहीं कल्पना किए। ये सब क्या है, कल्पना है। जब चंद्रमा पर गए तो वहां कोई बुढ़िया मिली नहीं, वो जो बुढ़िया जैसा दिखता है पता चला वहां का पर्वत है, चट्टान है वो, तो पता चला ऐसी कोई कल्पनाएं नहीं है। आदमी तो यहां तक कल्पना करा, शायरों ने तो और ज्यादा कल्पना जाकर के किया, महबूब का चेहरा जोड़ दिया उसी में, नहीं जोड़ा, जोड़ दिया कि तुम, और वो वहीं तक थे, वो तो वहीं तक थे, भोजपुरी वाले और आगे निकल गए, खबर लेने भेज दिए, जाए चंदा ले आओ खबर, ये नहीं भेजे। तो अलग अलग देखो,
हर सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में निर्मित होने वाला विचार, याद रखें, किसी भी समुदाय की बात करें, उसमें जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ये बताता है कि उस समुदाय का एक्चुअल में लेवल क्या है या उसके यहां चीजें चलती कैसे है। टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में जब आप देखेंगे यहां अभी कुछ समय पहले देखेंगे मसला बहुत ज्यादा चर्चा में था, इजराइल फिलिस्तीन वाला, देखा था? इजराइल फिलिस्तीन वाला मैटर बहुत ज्यादा चर्चा में था। 2 मिनट ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं कि जो ऑटोमन अंपायर गायब कैसे हुआ। टेक्नोलॉजी को मिस करने का मतलब है आप धूमिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए जिसके पास विज्ञान है वो रूल करेगा। इसको कहा गया है, एक बहुत बड़े थिंकर्स ने इसने कहा है कि तुम दुनिया की सारी दौलत और सारे पावर एक तरफ रख दो, सारे पर, और हमको एक चैतन्य मस्तिष्क दे दो। चैतन्य मस्तिष्क मतलब बुद्धिजीवी मस्तिष्क, कहने का मतलब कहता मैं सबको गुलाम बना दूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो तुम्हारे पास है इसी दिमाग से ही पैदा हुई हैं। और उन सारे चीजों का स्रोत क्या है? ये पैदा, जैसे कहा जाए कि मान लो कि मुर्गी है, मुर्गी अंडा दे रही है, मुर्गी का 2-3 अंडा तुम चुरा लिए तो इसे मुर्गी बांस थोड़ी ना हो गई, फिर अंडा देगी। तुम चोर के चोर कहलाओगे? नहीं होगा। तो तुम चुराते रहो, वो क्या रहेगा? ब्रेन है, मस्तिष्क है उसके पास। तो जब यहां इजराइल की बात कर रहे थे, यहां देखना सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कब होता है? 1900 खत्म कब हुआ? 45 पर। 5 मिनट बैठो, अच्छी चीज बता रहे हैं, आराम आराम से ही बता रहे हैं। अब हाथ पीटना शुरू कर दिया संसद भवन जैसा, तो क्या बताएं? सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी पर वर्साई संधि के अनुसार इतनी संधियां थोप दी गई थी, इस बात को लेकर के जर्मनी वाले ऐसे ही खफा थे। और जब 20 साल बाद जर्मनी अपने आप को फिर बिल्ड कर लेता है और सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया को झोंक देता है, हिटलर पागल आदमी, वो कहा कि संसार में इस पृथ्वी पर एक ऐसी नस्ल है, उस नस्ल को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार, उस नस्ल को इसने कहा कौन सा? यहूदी। कहे यहूदियों से बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। और कहा गया कि इस यहूदियों को उसने कहा कि इस धरती से खत्म कर दे। और उसने कहा दुनिया खत्म करे या ना करे, मैं हिटलर शपथ लेता हूं कि यहूदी खत्म कर दे, इस धरती पर सिंगल यहूदी मिलेगा नहीं। और उस समय जब ये कसम लेता है तो दुनिया में पता है कि अब हिटलर देखो यहां, हिटलर जब, अरे तुम शोर करना शुरू कर दिए, देखो 95 लाख यहूदी में से जब 60 लाख यहूदियों को मार दिया तो उस समय यहूदी शरण ढूंढ रहे थे दुनिया में। उस समय कुछ यहूदी भाग करके भारत में भी आए, 4-5 हजार वो जनसंख्या आज भी बनी हुई है। कुछ भागे अमेरिका गए, जो जर्मनी के दुश्मन देश थे, जो उनको शरण दे सकते थे। तो इस तरीके से अलग अलग देशों में बसे। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें चर्चा था कि एक यूरोपियन पत्रकार जो ईसाई रहता है, जब यहूदी भाग करके गए थे तो जो देश इनको शरण दिए थे उनको क्या किए थे कि झुग्गी बस्ती में रहने के, जैसे इलाहाबाद में कोई यहूदी आया तो तुम कहोगे निकल जाओ उधर गंगा किनारे, वहीं अपना टाट साट डाल करके रहना वहीं, और सरकार क्या करेगी वहां थोड़ा पानी सप्लाई करा देगी और बिजली की व्यवस्था करवा देगी। ऐसे ही लोगों को शरण दिया गया था। और ये लोग सोचो अस्तित्व तलाश रहे थे, जीवन ढूंढ रहे, जमीन छोड़ो बचा रह जाए शरीर किसी तरीके से, इस अस्तित्व पर थे। लगा कि यहूदी अब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या अगर बचेंगे भी तो आने वाले 1000 सालों तक ये उठ नहीं पाएंगे। सारी दुनिया ये मान के चल रही थी कि हाँ यही स्थिति होने वाला है। इसके बाद उस समय की एक घटना दिखाते हैं। ऐसे एक झुग्गी बस्ती में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक पत्रकार जाता है तो देखता है कुछ बच्चे खेल रहे हैं, 7-8 साल 9 साल की उम्र थी, बच्चे खेल रहे थे। और एक बच्चा स्ट्रीट लाइट के किनारे शाम का 7-8 बज रहा था, बैठ करके पढ़ रहा था। वो गया बच्चे के पास से पूछा, कहा कि बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम भी खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा जवाब देता, कहता बाकी सब ईसाइयों के बच्चे हैं, जो इस अच्छी वाली कॉलोनी जो दिख रहा है वहां से आए हैं, हम लोग यहूदी हैं, हम तो यहाँ शरणार्थी हैं, ये हम में से नहीं है, ये इस देश के बच्चे हैं। तो कहा बच्चे बच्चे होते हैं, इसमें क्या, तुम जाओ खेलो, वो तुमको मना थोड़ी नहीं करेंगे। कहा सही है, मना नहीं करेंगे, लेकिन ईसाई इस दुनिया में स्थापित हो चुके हैं और हम अभी अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। अगर ये उम्र भी हम खेलने में गवा देंगे तो आने वाले समय में इस दुनिया से, इस धरती से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अभी हमको अपना अस्तित्व बचाना, इसलिए हम ये उम्र खेलने में नहीं गंवा सकते, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल्पना करिए कि जिस नस्ल ने ये बीज, ये थॉट बोया था अपने नस्लों में आने वाली में, वो कितना अपने आप को अंदर से जला करके रखी होगी कि हमको करना क्या है और किस तरीके से वो फाइट करना, कितना दृढ़ विश्वासी। वहां से वो सारी चीजें चलती और दुनिया में धीरे धीरे हिटलर मारा गया, सारी दुनिया अपनी
लौट आई, अपना जीवन यापन सबका चल रहा है, कोई यहूदियों के खिलाफ कोई ध्यान देने वाला नहीं था, सब भटक रहे थे इधर उधर। उस मुश्किल दौर में यही फिलिस्तीन इसको जगह देता है, कहता है दुनिया में कहां तुम लोग भटकते रहोगे, और आओ हम तुमको जगह देते, थोड़ा सा हिस्सा अपना उनको सौंपा, और उसी देश का नाम आज क्या है, इजराइल है। यही फिलिस्तीन उसको जगह देता है, आके बसाता है सारी चीजें, और वहां वो रह करके धीरे 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 अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करते रहे धीरे धीरे, और दुनिया यही समझती रही कि यहूदी मिट गए हैं, अब इनके अस्तित्व की बात 1000 सालों तक उठेंगे नहीं। धीरे धीरे चलता रहा। इसके बाद होता है ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक होता है। बर्लिन ओलंपिक में पता चला कि इसकी जो फुटबॉल टीम जा रही थी इजराइल की, इसके फुटबॉल टीम को एक टेरर अटैक होता, आतंकवादी अटैक, और इसकी पूरी 16 के 16 सदस्य टीम को कोच सहित मार दिया गया। और जब इतना बड़ा टेरर अटैक में इसकी फुटबॉल टीम पहली बार मारी गई, दुनिया पहली बार इजराइल का रौद्र रूप देखा, और इजराइल घोषणा किया वहां कि इस घटना के पीछे चाहे इस पृथ्वी का कोई भी देश हो, किसी की भी बात किया, कोई भी देश हो, सुराग हम लगा रहे हैं, और जैसे ही पता चला था तुम ब्रह्मांड के किसी कोने में घुस जाओ, हमसे बच नहीं सकते। दुनिया का फर्जी फेंक रहा है, अभी तो भीख मांग रहे थे, अभी तुम कह रहे ब्रह्मांड के कोने में फेंक रहा। इसके बाद उसने, उसकी मोसाद जो एजेंसी है उसने रिसर्च किया, पता चला उसके शामिल में थे यही कुवैत, इराक, ईरान वगैरह शामिल थे। इसके बाद वो युद्ध की घोषणा कर देता है, और जब युद्ध का घोषणा किया, कुवैत, इराक, ईरान, यही सऊदी अरबिया, उन्होंने मिलकर के तुर्की भी सपोर्ट कर रहा था पीछे से, 6 देश एक तरफ थे, अकेला इजराइल मारा, 6 देशों का धुआं निकाल दिया। समझ में आया? इतना बड़ा ये किसका खेल है, याद रखना, टेक्नोलॉजी का खेल है। वो टेक्नोलॉजी, बात समझना, जो इजराइल कल तक भीख मांग रहा था, और वो फिलिस्तीन जो उसको जगह दिया, उसको भी नहीं छोड़ा। ये नैतिक मूल्य भाई अपने। कहा आज के बाद हम क्या करेंगे, साम्राज्य विस्तार करेंगे, और धीरे धीरे उसके आसपास का एरिया, वो जमीन एक पूरा खींच दिया है कि फला फला तक का जमा, ग्रेट इजराइल का एक कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया कि पूरी जमीन किसकी रहेगी, इजराइल की, जिसको रहना वो हमारे अधीन रहेगा। तुम्हें जमीन दे रहे हो, तुम्ही को कह रहा कि अब तुम्हारे हमारे अधीन रहो। ये किसका खेल है, टेक्नोलॉजी का। और वास्तविकता है अरब मवाली कंट्रियों में यही टेक्नोलॉजी शून्य है। आप कल्पना करिए, सऊदी अरबिया बहुत अच्छा देश है, अच्छा का मतलब इकोनॉमी में तगड़ा है, माचिस भी नहीं बना पाता है, उसका बैटरी वहां से जो आता है, बैटरी देखा, सेल देखा, बहुत सारी ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी वहां से, बैटरी भी जो आदमी सऊदी कमाता वहां से लेकर के आता है, तो पता चला बैटरी मेड इन जापान, मेड इन चाइना। उनका बाजार चाइनीज सामानों से भरा पड़ा। तुम बैटरी तक नहीं बना पा, परमाणु बम क्या बनाओगे तुम, और जिसके पास परमाणु बम नहीं है, और वो किसी दूसरे वाले आदमी से तुम युद्ध क्या जीतोगे। कल को युद्ध हो जाए, आज अगर अमेरिका हाथ हटा दे, किससे, सऊदी अरबिया से, अगर सिक्योरिटी अम्ब्रेला से हाथ हटा दे, ईरान मुश्किल से आधे घंटे में जीत लेगा सऊदी अरबिया को, क्योंकि ईरान में जो शिया है वो थोड़ा सा पढ़े लिखे ज्यादा, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को समावेश किया अपने देश में। सऊदी अरबिया आज भी उसके सहारे बैठा हुआ है, अमेरिका उसी का लाभ उठाता है। तो सारा खेल किसका है, टेक्नोलॉजी का। चीन आपसे 1951 में आजाद हुआ, आप कब आजाद हुए, 50 के आसपास आता है, आप कब हुए, 47 में, उससे 3 साल पहले। 65 तक वो उसकी जीडीपी आपके सामने घुटने टेक रही थी, आप प्रबल रूप से चल रहे थे, लेकिन 65 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज चीन आपसे हजारों कदम आगे है, आप वहीं कहीं आसपास भटक रहे हैं। उसका विकास कहां गया, हम चीन की खूबसूरती, सबसे बड़ी बात याद है, चीन में कभी तुम धार्मिक दंगे नहीं देखोगे, कभी भी। चीन में सबसे ज्यादा मानने वाले कौन, कन्फ्यूशियस धर्म के, बौद्धिस्ट उसमें बहुत कम है, 8-10% है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बौद्धिस्ट या कम है, इसको मारो, इनको भी कन्फ्यूशियस में कन्वर्ट करो, कतई नहीं। कहता है धर्म कहां तक रहेगा, घरों तक। कहता अगर तुम्हारा धर्म अगर रोड पर दिखाई दिया तो उसी रोड पर घसीटेंगे। रोड पर सिर्फ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, जो चीन का संविधान है वो दिखना चाहिए, बाकी सारी चीजें अंदर। इसलिए चीन इतने कड़े कानून बना दिया कि वो सारी चीजें बिल्कुल कहीं दिखती नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या रहा, टेक्नोलॉजी, और 50 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया। बात समझ में आया? तो ये सारा हिस्सा करने वाले टेक्नोलॉजी का हम चर्चा कर रहे थे। क्लास आज आपका पहला क्लास था, इसलिए सब्जेक्ट शुरू नहीं किया। बात समझ, थोड़ा सा समझ विकसित कराए, क्योंकि बहुत सारे लोग नोट्स भी नहीं लेके आए होंगे, नोट्स ले लीजिएगा, कल से प्रॉपर जियोग्राफी आपकी शुरू हो रही है। बात समझ में आया?